चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी एक क्लास ली है चार्जेस के बारे में बताया था, और चार्जेस बाय इंडक्शन और कंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन का मतलब ये होता था कि हम चार्ज कर रहे हैं दो बॉडी को विदाउट टचिंग, और कंडक्शन का मतलब हम चार्ज कर रहे हैं दो बॉडीज को विद टचिंग। तो बेसिक डिफरेंस इतना ही है। अगर हम टच करके चार्ज करते हैं किसी बॉडीज को, तीन तरीके के हमने चार्ज करे थे। रबिंग से, रब करने का मतलब होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल के अकॉर्डिंग चार्ज करना। दूसरा टच करके चार्ज करना, तीसरा बिना टच करे। टच करके चार्ज करते हैं तो सेम चार्ज ट्रांसफर होता है, और अगर बिना टच करे चार्ज करे तो अलग चार्ज ट्रांसफर होता है। समझ आ गया? अलग मतलब ऑपोजिट चार्ज। ये देखो जैसे ग्लास रॉड है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था, और ये एक क्या कहते हैं, एक मेटल की बॉल लॉक है। तो इसको अगर हम बिना टच करके लाएंगे तो ऑपोजिट चार्ज आएगा, यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। ये भी बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। अब कंडक्शन को समझते हुए एक चीज नोटिस करनी है जो हमें इस न्यूमेरिकल में काम आती है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। न्यूमेरिकल में जो काम आती है चीज, उसके लिए ध्यान से देखना है। अब कंडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। अगर ये एक मेटल का स्फेयर है जिसको हम बोलते हैं पिच बॉल, पिच बॉल पढ़ा था ना हमने। पिच बॉल हमने पिछली क्लास में देखा था, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी वैसे, पर पिच बॉल के कुछ न्यूमेरिकल किया था हमने। अगर एक मेटल स्फेयर है, इसमें चार्ज सपोजिंगली है क्यू, वो भी प्लस में, ठीक है। अब दूसरे मेटल स्फेयर के साथ मैं इसको टच कर रहा हूँ। ये मेटल स्फेयर ए है, मेटल स्फेयर बी है। दूसरे मेटल स्फेयर के साथ इसको मैं टच कर रहा हूँ, और जो दूसरा मेटल स्फेयर है उसमें फॉर अ टाइमिंग अभी कोई चार्ज नहीं है। दूसरा मेटल स्फेयर है उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। अब अगर मैं दूसरे मेटल स्फेयर को इससे टच करूं बाय चांस, तो जो ओवरऑल चार्ज होगा, अभी चार्ज कितना है इसका, ए का, प्लस क्यू। मैं फिर मैंने बी से टच करा इसको, और बी का चार्ज कितना है अभी, जीरो। अभी बी का चार्ज जीरो है बिकॉज वो न्यूट्रल है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। हर एक बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पढ़ा हुआ तुमने ये चीज है। तो अब मैंने बी को ए से टच किया, तो इनके बीच में चार्ज कितना था अभी, क्यू था इसमें, इसमें था चार्ज जीरो। तो जब ओवरऑल चार्ज डिवाइड होता है ना, टच करने के बाद जब चार्ज डिवाइड होता है, तो वो जितना इनका टोटल चार्ज था वो हाफ ऑफ हो जाता है डिवाइड। जितना इसका टोटल चार्ज था वो दोनों का क्या हो जाता है, हाफ ऑफ डिवाइड। इसका मतलब टोटल चार्ज कितना है इसमें अभी बताओ, टोटल चार्ज है इसमें क्यू, तो दोनों का चार्ज टच होने के बाद कितना डिवाइड हो जाएगा, क्यू बाय टू और क्यू बाय, ठीक है। सपोजिंगली अब मैं इस बी बॉडी को टच करवा रहा हूं एक सी बॉडी से, इस पे चार्ज है क्यू। अब ये सी बॉडी जो मैंने लिया, इस पे चार्ज मैंने कुछ ना कुछ लिया, क्या चार्ज लिया, क्यू चार्ज लिया है। और इस बी बॉडी में चार्ज कितना है, क्यू बाय टू। अब अगर मैं बी और सी को टच करवा रहा हूं, तो टोटल चार्ज इसके बीच में कितना हो जाएगा, बी और सी टच हो गए एक दूसरे से। बी में चार्ज था टू बाय टू, और सी बॉडी में चार्ज लिया क्यू, तो टोटल चार्ज किसमें कितना हो गया बीच में, इनके बीच में। अब टच करने के बाद जो इनका इंडिविजुअल चार्ज बनेगा बी और सी का, सी का कितना बना, तो टोटल चार्ज जितना भी बनता है वो दोनों में हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है। चार्जिंग बाय कंडक्शन तुमने समझ तो लिया था पिछली क्लास में, पर चार्जिंग बाय कंडक्शन जो न्यूमेरिकल में काम आता है वो इस तरीके से काम आता है कि अगर हमने दो बॉडी को टच किया, तो जो भी दोनों का टोटल मिला के चार्ज है, टच होने के बाद वो चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली। समझ आ गया? अब आज की क्लास न्यूमेरिकल की क्लास है। अभी ये चैप्टर पूरा जैसे था ना फिजिक्स 11th क्लास की, बहुत सारे न्यूमेरिकल, वैसे चैप्टर 1 to 3 में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। फिर 4 ऑनवर्ड थोड़ी थ्योरेटिकल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखो अभी स्टार्ट करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल क्या है, अब एसएल है तुम्हारे पास, 12th क्लास की है, ये तो निकाल लो। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर तुम्हें कौन सा करना है अभी, अभी हम कर रहे हैं साथ में ही। पेज 1.12, पेज 1.12, एग्जाम्पल 9, ठीक है। एग्जाम्पल 9 का अभी हम एक पार्ट करते हैं, फिर एग्जाम्पल 10 करेंगे। एग्जाम्पल 9 के टोटल दो पार्ट है, दूसरा पार्ट नहीं करते। पहला पार्ट है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर। इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर का मतलब क्या होता है, इनपे इंसुलेशन लगी हुई है, किसकी, इंसुलेशन मतलब इनमें कवरिंग लगी हुई है इंसुलेटर की। क्यों लगी होती है कवरिंग इंसुलेटर की, ताकि चार्ज लीक ना हो, चार्ज ट्रांसफर ना हो, ठीक है ना। अब हमने इंसुलेटर चार्ज कॉपर स्फेयर ए एंड बी
विद देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। हमें पता है कूलम्स लॉ में जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं दो बॉडीज के बीच का, सेंटर टू सेंटर लेते हैं, इनका सेंटर 50 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन? रिपल्शन मतलब दोनों में चार्जेस सेम है, प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। हमें बोला है फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालो दोनों के बीच का, पता है फॉर्मूला कूलम्स लॉ। एंड चार्ज और नीचे 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, प्लस में चार्ज है दोनों में। पहले स्टार्ट करें, यही क्वेश्चन है अभी तो, ये तो तुम्हें आता भी है, तो इजी सा क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो तुम ये चीज, इसमें मैं तुम्हारी इतनी हेल्प नहीं करने वाला, तुम अपने आप ही कर सकते हो, है ना। Q1 इंटू Q2/R², यही होता है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला 9 इंटू 10⁻9। तो तुम लोगों ने यूनिट वाली वीडियो भी देख ली थी ना, यूनिट क्या होती थी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या थी, देखी थी वीडियो हिमांशु? तो टाइम ज़्यादा टाइम हो गया क्या वीडियो देखे? तो मैंने 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी बताई थी। हम हर एक टॉपिक में जो भी फॉर्मूले पढ़ेंगे यूनिट एडमिशन तो आएगा ही आएगा, कि वो चैप्टर ऐसा है कि 11th पूरी 12th पूरी में काम आता है, ठीक है ना। यूनिट एडमिशन करना जरूरी है। अब चार्ज 1 कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7, दूसरा चार्ज भी सेम है। कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए इस बार। और नीचे डिस्टेंस कितना ले बताओ, 0.5 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये निकालो, इसके बेसिस में एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल 10 है वो क्वेश्चन, जो मैंने पिछले टॉपिक बताया था कि चार्ज करेंगे टच करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली, वो काम आएगा इसके अंदर। पहले ये सॉल्व कर लो, इसका जो आंसर चाहिए वो आंसर भी हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में काम आएगा। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल बनता है एग्जाम्पल 9, उस पर ध्यान दो। एग्जाम्पल 10, ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ। सपोज स्फेयर्स ए एंड बी इन एग्जाम्पल 9, यहाँ पर स्फेयर ए और स्फेयर बी था ना एग्जाम्पल 9 में, अब उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। सपोज स्फेयर ए एंड स्फेयर बी इन एग्जाम्पल 9 have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first. देखो ध्यान से, इसके चार्ज को मैंने मान लिया Q, A स्फेयर के, B स्फेयर के चार्ज को मान लिया Q, A स्फेयर का चार्ज Q है, B स्फेयर का चार्ज Q है। अब क्या बोला है, अ थर्ड स्फेयर C हैविंग सेम साइज बट अनचार्ज, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। तो थर्ड स्फेयर सी है, उसको पहले हम ए के कॉन्टैक्ट में लेकर आए, तो चार्ज कितना डिवाइड हो गया, अब ए का चार्ज कितना हो गया और सी का चार्ज, अब सी का चार्ज, अब सी अनचार्ज नहीं रहा, पहले वो अनचार्ज था। पहले क्या बोला इन्होंने कि सी इज ब्रॉट नियर बॉडी ए, देन इट इज ब्रॉट, देन आफ्टर दैट इट इज ब्रॉट नियर बॉडी बी। तो अब हमने बी के साथ चार्ज किया इसको, तो बी का चार्ज क्यू है और ए का सी का चार्ज Q/2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, और बी का चार्ज कितना हो गया आफ्टर दैट, और सी का चार्ज, समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये कहते हैं देन फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब फोर्स ए और बी के बीच में ही निकालना है, और डिस्टेंस भी चेंज नहीं करा। तो ए पे चार्ज कितना आया था हमारा, देखो हमें फोर्स ए और बी के बीच में ही निकालना है। ए पे चार्ज कितना है और सी पे, अब बी पे चार्ज कितना आया, 3Q/4। तो अब इन दोनों के बीच में ही हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, दोबारा ए और बी के बीच चार्ज है Q/2 और बी के बीच में चार्ज है 4। तो इसको करने से पहले ये नोटिस कर लेते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला था, ये जो हमारा आंसर आया, इसका आंसर आया था 1.5 इंटू 10⁻⁻2, और ये जो आंसर आया किसका आंसर आया है, ये आंसर आया है Q²/R²। यहाँ पर K तो बताइए सबको क्या होता है, Q² क्यों, बिकॉज दोनों चार्जेस सेम है थे पहले उस टाइम पे, ये भी Q था ये भी Q था, तो Q² बन गया, और डिस्टेंस को मान लिया R² बना लिया, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज। आगे देखो फिर, अब कैसे करें, अब हम फोर्स, न्यू फोर्स बिटवीन देम K, पहले का चार्ज Q/2, दूसरे चार्ज 3Q/4, K Q1 Q2 अपॉन R², डिस्टेंस अभी भी सेम है दोनों के बीच में। तो अब क्या करते हैं, K Q² 3Q² है डिवाइडेड बाय 8R², समझ आ गया। तो नोटिस करो ये 3/8 बाहर ले लेते हैं, तो KQ²/R² ही बन गया, और इस KQ²/R² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो हमने पहले निकाली थी। तो अल्टीमेटली दोबारा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इतना ज्यादा मेथड, डायरेक्टली तुम इसकी वैल्यू पुट करो और 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स कम हुआ बड़ा,
कम हो गया है ना। तो 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻²। समझ आया डाउट यहाँ तक? क्लियर है ये चीज़? अब ये लिख लो दोनों एग्जाम्पल 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11। वो भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान देना। टू आइडेंटिकल चार्ज मतलब दोनों में चार्ज मान लेते हैं, एंड सेम साइज मेटल स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड दे रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। इतने फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अ थर्ड अनचार्ज्ड पेयर सी A third uncharged sphere C is first brought in contact with A and then brought in contact with B. एक मिनट, वो B के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अ थर्ड चार्ज अनचार्ज स्फीयर, अभी C का चार्ज कोई जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर इज फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A and then it is placed in the midpoint of the two charges. थर्ड चार्ज C को हमने इन दोनों के मिड पॉइंट पर रख दिया। आफ्टर दैट पहले हमने ए से टच करवाया तो सी में कोई ना कोई चार्ज आ गया होगा, फिर उसके बाद उसको मिड पॉइंट पे रख दिया। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इनके पीछे डिस्टेंस अगर मैंने आर माना है तो r/2 पे, ठीक है ना। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन ये है, नाउ कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज सी। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है चार्ज सी पे। कैसे करें? ए पे चार्ज क्या माना था हमने, 2। सी का चार्ज क्या है अभी, 0। आफ्टर दैट दोनों का चार्जेस क्या बन जाएगा, Q/2 एंड Q/2। तो अब ए का चार्ज कितना बन गया। नाउ न्यू सिचुएशन जो बन रही है हमारी, उसमें ए है, इनके बीच में एक चार्ज है सी और बी है। इसका चार्ज कितना है अब, इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज क्यू, बिकॉज हमने बी से टच नहीं करा था उसको, सिर्फ ए से टच किया था। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r/2, इसके बीच का डिस्टेंस r/2। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करा था, तुम्हें याद होगा क्या करा था पिछली क्लास में, जो रिकॉर्डिंग नहीं, तो वही करते हैं अब। हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है सी पे। ठीक है, तीनों चार्जेस क्या है, बस। अब अगर मुझे सी पे फोर्स निकालना है तो सी पे फोर्स किसकी की वजह से आएगा, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं वो दो चार्जेस के बीच में आता है। तो सी पे फोर्स आएगा ए की वजह से और सी पे फोर्स आएगा बी की वजह से, पता है हमें ये चीज। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन सी टू ए, बिकॉज ये रिपेल करेगा, इसकी वजह से रिपेल करेगा, बस दोनों पॉजिटिव है। एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये सी वाला चार्ज बी की वजह से रिपेल करेगा। अब ये दोनों इक्वल टू जीरो नहीं होंगे, बिकॉज इक्वल टू जीरो तब होते हैं जब हमें बोला जाए कि नेट फोर्स जीरो है। अभी हमें पता नहीं नेट फोर्स जीरो है या क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन राइट साइड है उसको पॉजिटिव ले लिया, एक डायरेक्शन फोर्स की लेफ्ट साइड है उसको नेगेटिव ले लिया। इक्वल टू जीरो पुट नहीं कर रहा, बिकॉज नेट फोर्स जीरो हमने बोला नहीं गया। कि ऐसे क्वेश्चन थे पिछली क्लास में जो हमने करे थे, जिसमें हमने नेट फोर्स जीरो माना था, बोला गया था कि वो इक्विलिब्रियम पे मेंटेन्ड है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो यहाँ पर नेट फोर्स किस पे आएगा, ऑन, समझा क्या। अब तुम निकालोगे कैसे, के को के रहने दो, FCA, सी ए मतलब सी का चार्ज कितना है, ए का चार्ज और AC का डिस्टेंस, सी का चार्ज, बी का चार्ज क्यू ही है, और BC का डिस्टेंस। अब इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं पता, ना ही हमें क्यू की वैल्यू पता है, ना ही हमें आर की वैल्यू पता है। बट हमें एक चीज पता है, पिछले पिछले पेज पे देखो, हमें ये नेट फोर्स गिवन है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, जब हमने सी चार्ज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। तो ये नेट फोर्स की वैल्यू क्या आती है फिर, के, ए का चार्ज, बी का चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस। तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें। हाँ, समझ आया ना। ये वाला फोर्स तब था जब ए और बी के बीच में हमने फोर्स निकाला था और सी चार्ज था ही नहीं। तो ए का चार्ज तब क्यू था, बी का चार्ज तब क्यू था, सी चार्ज था ही नहीं उस टाइम पे। तो के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर ही बनेगा, वो की वैल्यू पता है। तो ये डायरेक्टली वैल्यू इसी जगह यूज हो जाएगी अपने आप ही, पहले डायरेक्टली यहाँ जो यूज हो जाएगी, बाकी कुछ नंबर बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, समझ आया मांझू।
देखो तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा, बस कुछ नंबर बाहर आ जाएगा, जैसे वहां पर 3/8 बाहर आया था वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नंबर बाहर आ जाएगा, और एंड में बचेगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है, ये वाली वैल्यू क्यों है, बिकॉज ये वाली चीज तब थी जब चार्ज सी हमने डाला ही नहीं हुआ था, जब चार्ज सी था ही नहीं। ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर। ए का चार्ज क्या है, क्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर। क्यू1 की वैल्यू क्यू है, क्यू2 की वैल्यू क्यू है, क्यू स्क्वायर हो गया बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन इसके इक्वल है। हाँ, कम हो जाएगा अब तो, बिल्कुल सही बात है। और इनके बीच में तो निकाल ही नहीं रहे वैसे भी हम, हिमांशु हम निकाल रहे हैं सी पे, नेट फोर्स सी पे निकाल रहे हैं। सी का अब हम ये नोटिस नहीं कर सकते कि सी के बीच में फोर्स कम आएगा ज्यादा आएगा, बिकॉज हमने पहले सी के बारे में बात ही नहीं करी। तो सी पे जो भी फोर्स आएगा, वो जो भी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ आएगी। क्या आएगी, वो तुम जो कहना चाहते हो, तुम ये कहना चाहते हो कि जो सी पे फोर्स आएगा वो ए बी के फोर्स से कम आएगा, और उसको हम लेना चाहते हैं नहीं, बिकॉज सी को हम कंपैरिजन मोस्टली सी के साथ ही करेंगे, और सी तो पहले था ही नहीं। तो बस नेट फोर्स निकालना है सी पे, ठीक है ना। हाँ, बस डायरेक्शन डायरेक्शन तो, हाँ डायरेक्शन दिखनी पड़ेगी कुछ ऐसा तक। अगर ये डायरेक्शन इसका, अगर देखो पॉजिटिव एफ सी है, मैंने राइट राइट वाला पॉजिटिव लिया, लेफ्ट वाला नेगेटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब नेट डायरेक्शन यहाँ लग रही है, मतलब ये सी जो है बी की तरफ जा रहा है। अगर नेगेटिव आता है तो मतलब नेट डायरेक्शन यहाँ है, कुछ ना कुछ तो आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले क्लास में करा था, वो तुम्हें खुद से करना है, मैं करवा नहीं रहा। क्वेश्चन क्या है वो देख लो। चार्ज प्लस क्यू, चार्ज प्लस, ये ए बॉडी, ये सी बॉडी, अब बी बी के बीच का डिस्टेंस है आर। एट व्हाट पॉइंट वी शुड पुट अ न्यू चार्ज, एट व्हाट पॉइंट वी शुड पुट अ न्यू चार्ज, वो मैंने पॉइंट मान लिया सी। डिस्टेंस ए पॉइंट से है एक्स, और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर माइनस। तो इस कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। इस कैपिटल क्यू का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस कैपिटल क्यू की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब एक्स की वैल्यू। तीन चीजें निकालनी है, कैपिटल क्यू की साइन, कैपिटल क्यू पोजीशन, और इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। कंडीशन ये लग रही है सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ए पे भी जो फोर्स है वो खिंचाव में लगना चाहिए ताकि कट जाए, बी पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए ताकि कट जाए, और बी पे फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए ताकि कट जाए। तो उसको समझने से पहले हमें मानना पड़ेगा एक सी को, सी पॉइंट पे जो चार्ज है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो अगर मैं सी को पॉजिटिव मानता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, तो फिर मैं चेक करता हूँ डायरेक्शन ए पे, सी पे और बी पे, तीनों पे ये इक्विलिब्रियम बन रहा है नहीं बन रहा। अब ए पे डायरेक्शन, ए पे फोर्स बी की वजह से किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट या राइट। क्योंकि ए पे फोर्स किसकी वजह से, बी की वजह से, बिकॉज ए बी की वजह से रिपेल होगा। अब ए वाला चार्ज सी की वजह से क्या होगा, रिपेल होगा, ए की सी की तरफ जाएगा। तो ये तो फिर सेम डायरेक्शन में आ गया, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब सी पे चार्ज हमारा पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा। अब नेगेटिव भी होगा तो उसको भी चेक करने के लिए दोबारा ये एफबीडी बनाते हैं, इसको बोलते हैं एफबीडी, चेक करने वाला। तो ये चेक कर लो, ऐसे लिख लिया करो। ए पे फोर्स सी की वजह से, ए पे फोर्स बी की वजह से रिपेल, ए पे फोर्स सी की वजह से। अब तीनों का चेक करना है, बस तीनों होने चाहिए हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन होगा। कंडीशन ये है ना कि सी पे चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, सी पे जो चार्ज है उसका पोजीशन क्या है, सी पे चार्ज की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो निकाल ली मैंने नेगेटिव, सच दैट ऑल थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। कभी कभी ये भी आता है कि तीनों तीनों हम इक्विलिब्रियम पे कंसीडर नहीं करते, कोई एक ही कंसीडर कर लेते हैं, पर अभी मैं बोल रहा हूँ ऑल थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। तो अब हम सी पे चेक करते हैं, सी बी की वजह से बी की तरफ जाएगा, बी से दूर, बी की तरफ, तो फोर्स ऑन सी टू बी, ये लिखना आता है ना, समझ आ गया ना इसके मतलब। तो सी ए की तरफ जाएगा, ए से दूर, फोर्स ऑन सी ए, ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसका मतलब सी भी इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो गया। ऐसी बी, बी ए की वजह से कहा जाएगा राइट, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और बी सी की वजह से फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। समझ आ गया। अब हमें करना क्या है, तुम इस पे पहले लगाओ ये फोर्स इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो करके,
फिर तुम्हारी कुछ ना कुछ चीज़ें निकलेगी। तुम्हारे को 3 चीज़ें निकालनी थी, साइन क्यू की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। एक्स मतलब पोजीशन, साइन तुम निकाल चुके हो। अब कैपिटल क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी? इन तीनों में तुम्हें फोर्स लगाना है, किसी 2 पे या 3 पे लगा के चेक करो। एक कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है, उससे पहले तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स का मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं एक और हिंट दे देता हूँ, ए बी के बीच में अगर मैं फोर्स निकालता हूँ तो ए बी के बीच में ए का चार्ज लेंगे हम स्मॉल क्यू, बी का चार्ज स्मॉल क्यू, और ए बी का डिस्टेंस आर स्क्वायर। ए सी के बीच में फोर्स लगाएंगे तो के, यहाँ भी के आएगा, के, ए का चार्ज स्मॉल क्यू, सी का चार्ज कैपिटल क्यू, ए सी का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स निकालना है, यहाँ से भी वही चीज़ समझ आ गया। और इक्वल टू, ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल इक्वल कर देंगे बिकॉज इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, नेट फोर्स 0 है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना सी का, वो हम फोर्स के फॉर्मूले में नहीं पुट करते। क्यों नहीं पुट करते? बिकॉज फोर्स का नेगेटिव मैं डायरेक्शन में ले चुका हूं, तो डबल डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हमने फोर्स का नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया है तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू को फॉर्मूले में नेगेटिव क्यूब नहीं पुट करने वाले, नेगेटिव कैपिटल क्यू नहीं पुट करने वाले। समझ आई ये बात? करो सॉल्व। ओके देख लेते हैं। पहले हम निकालते हैं सी पे फोर्स। पे फोर्स सकता है एफ सी ए इज इक्वल टू एफ सी, करना जरूरी है बिकॉज नेट फोर्स 0 है बहुत, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अब के, सी का चार्ज कैपिटल क्यू, माइनस यहाँ पर नहीं लिखेंगे बिकॉज फोर्स की फॉर्मूले में माइनस नहीं लिखेंगे, वो हम ऑलरेडी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जज कर चुके हैं। ए का चार्ज स्मॉल क्यू, ए सी का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ए सी का चार्ज कैपिटल क्यू, बी का चार्ज स्मॉल क्यू, सी बी का डिस्टेंस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक कट गया, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ सकती है 1/x² इक्वल टू 1/r-x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r-x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूटिंग बोथ दी साइड, वो करा था स्क्वायर रूट लेना, तो इसी वजह से दिक्कत होगी ना। अगर तुम सॉल्व करते हो तो उसमें दिक्कत आ जाती है। क्यों आती है वो भी रीजन है उसकी, क्योंकि वो बन जाता है, एक नेगेटिव रूट भी तो आता है ना, नेगेटिव रूट में वैल्यू खत्म हो जाती है। अब मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ले रहा हूँ, नेगेटिव वाली वैल्यू लेता ही नहीं यहाँ पर। r इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू r/2। दो चीजें आ गई। अब कैपिटल क्यू की वैल्यू उसमें तुम या तो ए पे फोर्स लगा दो या तो बी पे फोर्स लगा दो, नेट फोर्स। ए पे फोर्स क्या लग रहा था, एफ ए सी टू एफ, ए का चार्ज, सी का चार्ज, ए सी का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर था ना, एक्स की वैल्यू पुट कर चुके हैं, अब क्या होगी r/2 का होल स्क्वायर। ए का चार्ज, बी का चार्ज, और ए बी का डिस्टेंस क्यू r स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, और वो भी हम नेगेटिव अब पुट कर देंगे बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। मोस्टली होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम डायरेक्शन कंसीडर कर जाते हैं, तो वेक्टर के फॉर्मूले में नेगेटिव का साइन नहीं पुट किया जाता। फोर्स वेक्टर है ना, डायरेक्शन कंसीडर कर ली तो नेगेटिव का साइन पुट नहीं किया जाएगा। बस स्केलर में हमें नेगेटिव का साइन पुट करना पड़ता है बिकॉज स्केलर के अंदर डायरेक्शन कंसीडर करते ही नहीं हम। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, तो नेगेटिव का वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एंड में, अपने आप से लगानी पड़ेगी। क्या समझ आ गया?